आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है आव्यूह और इसका ये है पार्ट 1। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो ये 3 नंबर का चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड में 3 नंबर का इससे संबंधित सवाल आपको पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो इसका पार्ट 1 है, इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसकी सीखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी बीजगणित क्या है, उसके सबके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आव्यूह जो है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आव्यूह वास्तव में होता क्या है। आव्यूह की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी सी है कि आव्यूह अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। मतलब अवयवों को आप आयताकार फॉर्म में कुछ व्यवस्थित करके अगर लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आव्यूह। जैसे यहां पर मैंने एक ब्रैकेट बनाया है और इस ब्रैकेट के अंदर इसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स जो यहाँ पे इनके साथ में कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगता, इनकी सबकी अपनी एक अलग पोजीशन है, सबकी अपनी एक स्थिति है। और ये जो ब्रैकेट यहाँ पे काम में लिया गया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको आप ये वाला ब्रैकेट काम में ले सकते हो। ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है, सही माने जाते हैं। राजस्थान बोर्ड में हम लोग ये वाला ब्रैकेट काम में लेते हैं, लेकिन अदर जो बोर्ड लगते हैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर, तो कुछ किताबों में इस तरह का ब्रैकेट भी काम में लिया गया है और कुछ किताबों में ये वाला ब्रैकेट काम में लिया गया है। तो राजस्थान बोर्ड में हम लोग ये वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट जो है, इसको काम में लेंगे। तो इसमें किया क्या जाता है कि अवयवों को एक खास तरीके से, एक विशेष तरीके से आयताकार रूप में आप लिख देते हो, उसको व्यवस्थित करके लिख देते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आव्यूह। आव्यूह की अपनी एक स्थिति होती है, आव्यूह में प्रत्येक अवयव की अपनी एक स्थिति होती है, आव्यूह की अपनी एक कोटि भी होती है, जिसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा। 1 बाय 1 में सबके ऊपर आ रहा हूं यहाँ पे। अभी मैंने केवल आपको ये बताया कि अवयवों को आयताकार फॉर्म में अगर आप एक सही तरीके से लिख दो, एक विशेष तरीके से लिख दो, उसी को आप क्या बोलोगे, आव्यूह। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। बहुत आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, खास बात ये है। और इसी के ऊपर आधारित आपके बोर्ड एग्जाम की अगर बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो आव्यूह, सारणिक और प्रतिलोम, ये तीनों चैप्टर एक साथ कराए जाते हैं। तीनों मिला के 10 नंबर के हैं। तो बोर्ड एग्जाम के 10 मार्क्स का पूरा जो पोर्शन है वो इसी चैप्टर के ऊपर आधारित है। तो ये तीनों चैप्टर एक साथ चलेंगे। अभी हम लेंगे केवल आव्यूह। और अभी हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, केवल इतना सा पढ़ा कि अवयवों को आयताकार क्रम में अगर मैं लिख दूं किसी विशेष तरीके से, तो अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। अब देखें हम लोग आव्यूह में प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई विशेष स्थिति होती है। मतलब आव्यूह में क्या होती है, पंक्तियां होती हैं, और आव्यूह में क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। दो चीजें जरूर पाई जाती हैं आव्यूह के अंदर, पंक्तियां और स्तंभ। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये होती हैं पंक्तियां, ये लाइंस, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्तंभ, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रॉ। ध्यान रखना, आर से निरूपित होती है, और ये होती है कॉलम, जिसको हम जिससे निरूपित करते हैं, सी से। तो पंक्तियां होती हैं और क्या होते हैं, स्तंभ। पंक्ति और स्तंभ ये जरूर होती है प्रत्येक आव्यूह के अंदर। कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, उसके ऊपर आधारित होती है उसकी कोटि। तो कोटि की मैं परिभाषा बोल रहा हूं यहाँ पे कि आप किसी भी आव्यूह की कोटि को आप किस प्रकार से परिभाषित करोगे। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, ध्यान से देखना, इसको बहुत जटिल परिभाषा नहीं है, अगर पंक्तियों की संख्या कितनी है, m, और स्तंभों की संख्या कितनी है, n, तो m गुणा n क्या कहलाएगी, आव्यूह की कोटि। ये याद आपको रखना है, m गुणा n क्या कहलाएगी, आव्यूह की कोटि। कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं, n स्तंभ। तो m गुणा n क्या कहलाएगी, आव्यूह की
कोटि कहलाएगी। अब अगर आपने आव्यूह की कोटि को समझा तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर अलग अलग आव्यूह लेता हूं मैं कुछ एग्जांपल के फॉर्म में और आपको बताना है इसकी कोटि। जैसे मान लो ये हो गया 1 2 3 5 7 सपोज करो, तो बताओ इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2, एक और एक 2। और कितने स्तंभ हैं? 3। तो लिख देंगे इसको 2 गुणा 3। यही क्या कहलाती है? आव्यूह की कोटि। हो गया क्लियर? बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस 2 गुणा 3 को 2 इंटू 3 बराबर 6 नहीं लिखनी। अगर आपसे पूछी जाए कि आव्यूह की कोटि क्या होगी तो आपको बोलना है 2 गुणा 3। 2 इंटू 3 बराबर 6 नहीं बोलना है, 6 होती है इसमें कुल अवयवों की संख्या। अगर आप उसे गुणा करके लिख दोगे तो क्या आ जाएगी? कुल अवयवों की संख्या। ये क्या है? कोटि। कोटि को क्या बोलेंगे? 2 गुणा 3। इसी तरह से इसको बोला जाता है। अगर आपने मल्टीप्लाई करके बोल दिया, कह दिया कि आव्यूह कोटि 6 है, तो वो गलत हो गया। 6 क्या है? यहाँ पे अवयवों की कुल संख्या है। कोटि क्या है? 2 गुणा 3। अब सपोज करो कोई आपके पास ये आव्यूह है, ये है मान लो, और इसकी कोटि आपसे पूछी जाए तो गिन लो इसमें कितनी पंक्तियां? 1 और 1 2। और कितने स्तंभ? 1 और 1 2। तो कितनी कोटि हो गई? 2 गुणा 2। ठीक। तो आव्यूह की कोटि के संबंध की अगर बात करें तो आराम से आप लोग किसी भी आव्यूह की कोटि निकाल सकते हो। पंक्तियों की संख्या गिन लो और स्तंभों की संख्या गिन लो। पंक्तियों की संख्या अगर m है, स्तंभों की संख्या अगर n है, तो m गुणा n क्या कहलाएगी? आव्यूह की कोटि कहलाएगी। हो गया क्लियर यहाँ पे? तो चलिए आव्यूह की कोटि के बाद में अगला इसमें टॉपिक लेते हैं हम लोग। आव्यूह में स्थित अवयवों की स्थिति। आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? क्योंकि उसकी पर्टिकुलर कोई स्थिति होगी निश्चित रूप से, और उसको कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे बोला जाता है, उसके बारे में ये टॉपिक है। किसी भी आव्यूह में अवयवों की स्थिति, ध्यान से देखना है इसको। सपोज करो ये कोई आव्यूह है आपका ए। ठीक। एक चीज और इसमें स्टार्टिंग में परिभाषा के साथ आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये आव्यूह जो होता है वो क्या होता है? अवयवों का आयताकार क्रम विन्यास, ये आव्यूह कहलाता है। और आव्यूह को निरूपित किससे करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से इसको निरूपित करते हैं, छोटे अक्षरों से नहीं करते। तो कैपिटल ए हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया, मैट्रिक्स मान लो ये ए है, और ए बराबर किसके है? कोई अवयव है। अब इनकी स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस पहले अवयव की बात करें। इसको हमने क्या नाम दिया? स्मॉल ए। अब ये पहला अवयव क्या है? पहली पंक्ति है इसकी, और पहला ही क्या है? स्तंभ। तो इसका नाम हो जाएगा A11। क्या हो जाएगा नाम इसका? A11, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसके बाद वाला अवयव क्या होगा? पंक्ति तो इसकी पहली रहेगी, लेकिन स्तंभ कौन सा हो जाएगा? दूसरा। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। उसके बाद वाला क्या होगा? पंक्ति तो पहली, लेकिन स्तंभ कौन सा? स्तंभ का नंबर हो गया तीसरा। स्तंभ बदल रहा है, पंक्ति पहली चल रही है। ठीक। और यही अगर इसी तरह आगे चलता रहे तो पंक्ति तो पहली रहेगी, पंक्ति क्या रहेगी? पहली रहेगी। और स्तंभ आप क्या बोल सकते हो कि 1 है, 2 है, 3 है। कहां तक चल रहा है ये? कितने स्तंभ मान सकते हो इसको? n स्तंभ मान। क्या मान लेंगे अपन? मन से मान लिया, n स्तंभ मान लिया। तो पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ? nवां स्तंभ। ये हो गया आपका पहली पंक्ति के बारे में। दूसरी पंक्ति की बात करें, पंक्ति दूसरी है लेकिन स्तंभ कौन सा है? पहला। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। यहां पर पंक्ति दूसरी और स्तंभ भी कौन सा? दूसरा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। यहां पर दूसरी पंक्ति और कौन सा स्तंभ? तीसरा। दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति यहां फिक्स है, लेकिन स्तंभ इसमें 1 बाय 1 बदल रहा है। और इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो पंक्ति दूसरी रहेगी लेकिन स्तंभ कौन सा रहेगा? nवां स्तंभ रहेगा। हमने n स्तंभ माने इसलिए n स्तंभ। बात करें इसकी तीसरी पंक्ति की, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। और इसी तरह अगर ये चलता रहेगा तो तीसरी पंक्ति और nवां स्तंभ, इस तरह आगे चलेगा। फिर बात करें कि अगर ये ऑर्डर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे तो फिर आगे जाके आपको क्या मिलेगा?
इस पूरे स्तंभ की बात करें, इसमें आपका जो अवयव होगा उसमें स्तंभ तो पहला रहेगा, लेकिन देखो पंक्ति यहाँ बदल रही है, पहली पंक्ति हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, और कितनी पंक्ति, एमवी पंक्ति। लास्ट में कौन सी पंक्ति होगी, एमवी। स्तंभ हमने कितने माने थे, एन, और पंक्तियां कितनी मानी हमने, एम। तो ये हो गया एमवी पंक्ति और पहला स्तंभ। इसकी बात करें तो पंक्ति एमवी, लेकिन स्तंभ कौन सा हो गया, दूसरा। यहाँ पे स्तंभ कौन सा हो गया, तीसरा। और ये ऑर्डर इसी तरह चलता रहेगा। तो एट द एंड लास्ट में पहली एम की पंक्ति और एनवा स्तंभ, ये चीज यहां पर आपको मिलेगी। तो इस पूरे अवयव की कोटि क्या हो जाएगी हमारे पास, एन गुणा एन, ये इसकी कोटि हो गई, और ये एक मैट्रिक्स हो गया, और ये अवयव में अवयवों की स्थिति हो गई। ठीक, तो ये टॉपिक था हमारा। इसके अंदर हमने क्या किया अभी तक, अवयव में अवयवों की स्थिति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी कि प्रत्येक अवयव की स्थिति क्या होती है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ये एक एग्जांपल है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 1 4 5, मन से ले लिया कोई भी एग्जांपल हमने। सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या बताया था अभी, इसमें पंक्तियों की संख्या हो गिन लो, 1 2 और 3, और इसमें स्तंभों की संख्या हो गिन लो, 1 2 3 और 4। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 कोटि, 3 गुणा 4 हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 821 कितना होगा, तो 821 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। इसका मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कौन सा अवयव होगा यहाँ पे, 4। तो इसका आपका आंसर होगा यहाँ पे 4। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के बारे में कुछ बताइए, तो 3 क्या होगा यहाँ पे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी कि तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा। तो ये हो गया हमारे पास 9। तो ये छोटे माइनर क्वेश्चंस कई बार बनते हैं इस तरह के, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए कि अवयव में प्रत्येक अवयव की वास्तविक स्थिति क्या होती है। हर अवयव की अपनी एक खास स्थिति है, उसी के आधार पर वो बनता है। ठीक, अब बात करेंगे यहां पे कुछ परिभाषाएं। परिभाषाओं का मतलब हो गया कि परिभाषा ऐसी होंगी जो सामान्यतः अवयव आपको पूछा जाएगा तो कौन कौन से अवयव कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको जिसमें जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले बात करें हम लोग पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव से स्पष्ट है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें केवल एक ही पंक्ति है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पंक्ति अवयव। दूसरी बात करें हम लोग स्तंभ अवयव की। स्तंभ अवयव से भी स्पष्ट है कि ऐसा अवयव जिसके अंदर एक ही स्तंभ हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्तंभ अवयव। अब साथ साथ इसके आप ये भी करते रहोगे, इनकी कोटियां लिखते रहेंगे हम साथ साथ। इसकी कोटि हो जाएगी 1 पंक्ति और 3 स्तंभ, और इसकी कोटि हो जाएगी 3 पंक्ति और 1 स्तंभ। ये कोटियां होंगी। तीसरे अवयव की बात करें, अभी हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा पंक्ति अवयव, दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्तंभ अवयव। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवयव हमारे पास है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं वर्ग अवयव। और वर्ग अवयव क्या होता है यहाँ पे, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्याएं समान हो। मतलब वर्ग अवयव की परिभाषा क्या हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या बराबर किसके, स्तंभों की संख्या। फॉर एन एग्जांपल, अगर इसमें 2 पंक्ति हैं तो 2 ही क्या होने चाहिए, स्तंभ। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्ति अगर आप m मानते हो और स्तंभ n मानते हो तो m और n दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। इसको बोलेंगे हम लोग वर्ग अवयव। अगले अवयव की बात करें, नंबर 4, वर्ग अवयव के बाद में और भी ऐसे अवयव जिसमें एक आता है अदिश अवयव, विकर्ण अवयव और इकाई अवयव। अदिश, विकर्ण, इकाई,
ये तीनों के तीनों वर्ग अवयव भी होते हैं, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस विकर्ण अवयव की कि विकर्ण अवयव क्या होता है। तो विकर्ण अवयव की अगर अपन बात करें तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सारे अवयव शून्य हो जाए। जैसे कि ये कोई वर्ग अवयव है, क्योंकि विकर्ण अवयव, इकाई अवयव या अदिश अवयव ये तीनों के तीनों वर्ग अवयव होने आवश्यक जरूरी है। तो अगर ये वर्ग अवयव होंगे तो मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे इसके अंदर। तो ये कोई एग्जांपल अगर अपन इस तरह से लें तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव यहां पर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। ठीक। उसके बाद बनता है अदिश अवयव। अदिश अवयव भी एक तरह का विकर्ण अवयव होता है, लेकिन अदिश अवयव की एक खास बात क्या होती है यहाँ पे कि इसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव सेम होते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव जो है वो सेम, तो इसको इस वजह से नाम दे दिया गया अदिश अवयव। ये अदिश अवयव है, इसको आप विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं। इसी तरह से बात करेंगे हम लोग इकाई अवयव की। तो इकाई अवयव भी एक तरह का क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है। इस इकाई अवयव को आप विकर्ण अवयव भी कह सकते हो, इकाई अवयव को आप अदिश अवयव भी कह सकते हो। लेकिन इकाई अवयव क्यों कहते हैं, इसकी एक खास चीज है। ये इकाई अवयव इसलिए है क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव एक के बराबर होते हैं। अगर किसी भी विकर्ण अवयव के समस्त अवयव, मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव एक के बराबर हो जाए तो उस अवयव को क्या बोला जाता है, इकाई अवयव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इकाई अवयव को किससे निरूपित करते हैं हम लोग, कैपिटल आई से। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव। अब ये चूंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हमने लिया है तो ये हो जाएगा I3। I3 का मतलब क्या होता है, 3 कोटि का। 3 कोटि क्यों, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ होंगे, वर्ग अवयव होगा निश्चित रूप से। तो I3 इसको निरूपित किया जाता है। अगर मान लो ये इस तरह से हो 1 2 1 0 और 0 1, ये भी एक इकाई अवयव है, लेकिन इसका नाम क्या है, I2। ठीक, इकाई अवयव है लेकिन कोटि क्या है इसकी, 2 गुणा 2। और चूंकि वर्ग अवयव है तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, I2। ठीक, तो ये आपके पास हो गया। अभी तक बेसिक परिभाषाएं चल रही हैं। पंक्ति अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया, वर्ग अवयव आपने पढ़ा कि इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएंगे संख्याओं की। अदिश, विकर्ण और इकाई अवयव के बारे में आपने पढ़ा कि ये तीनों क्या होते हैं, किस तरह से इनकी परिभाषाएं होती हैं। और साथ ही साथ अब आप पढ़ोगे इसमें ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ये परिभाषा है, केवल इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। आपको पता होना चाहिए कौन से अवयव की क्या परिभाषा है, इस अवयव को क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे बात करें ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ठीक, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। चलिए इसको आप इस तरह से समझो कि ये आपके पास कोई अवयव है, वर्ग अवयव होगा निश्चित रूप से, और ये आपका सपोज करो कोई है विकर्ण, 1 2 3 हमने मन से ले लिया। और इस विकर्ण के जो ऊपर के अवयव है, सपोज करो वो ये मन से लिया, और ये नीचे वाले अवयव क्या है, 0। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव तो कुछ ना कुछ हो, लेकिन उसके नीचे के अवयव क्या हो जाए, 0। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। और त्रिभुज कहां बने, फिर ऊपर की तरफ बने, तो इसको क्या नाम दिया गया, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। इसी तरह एक होता है कि निम्न त्रिभुजाकार अवयव। निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब निम्न त्रिभुजाकार अवयव क्या होगा हमारे पास, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब ये तो त्रिभुज बनेगा हमारे पास इस तरह से, लेकिन ये ऊपर वाले अवयव क्या हो जाएंगे, 0। तो इसमें त्रिभुज नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको क्या नाम दिया गया, निम्न त्रिभुजाकार अवयव।
तो दो तरह के अवयव हो गए आपके, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से अवयवों के अलग अलग नाम होते हैं, क्या आदिश अवयव होता है, क्या इकाई अवयव होता है, उन सबके बारे में ये लाइटली सी डिटेल है, पूरी डिटेल में नहीं है। अभी एक बात करें कि एक अवयव होता है जिसको हम कहते हैं समान अवयव। अब समान अवयव कोई एक अवयव नहीं होता, समान का मतलब यहां पर ये लिया जाएगा कि किन्हीं दो अवयवों की तुलना की जाती है, एक अवयव और दूसरे अवयव की। तो दो अवयव समान अवयव कब कहलाएंगे? एक तो उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए और संगत अवयव भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो समान अवयव का मतलब हो गया ऐसा अवयव जिसमें उनकी कोटियां बराबर हो, पहली चीज, और संगत अवयव भी क्या हो? बराबर। तो चलिए बात करें इस अवयव की। ये सपोज करो ये है ABCD और ये आपके पास है कुछ भी ले लो इसमें X Y Z और P, मन से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ये आपके पास दो अवयव है, आप कह रहे हो कि ये दोनों समान है, मतलब क्या है ये बराबर है, समान अवयव है। और अगर ये अवयव समान है हमारे पास तो क्या होगा? एक तो देखो इनकी कोटियां बराबर हैं क्या? बिल्कुल बराबर है। पहले तो हम यही चेक करेंगे कोटियां बराबर है कि नहीं, निश्चित रूप से बराबर है। तो कोटियां समान हो गई तो पहली कंडीशन संतुष्ट हो गई। दूसरी बात करें तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए, मतलब ये हुआ कि जिस अवयव की जो पोजीशन है वो उसी पोजीशन वाले अवयव के बराबर होना चाहिए। अब इसकी पोजीशन क्या है? 1 1, तो ये A किसके बराबर होगा? X के, B किसके बराबर होगा? Y के, C किसके बराबर? Z के, और D किसके बराबर? P के। तो ये इसमें आपस में बराबर होने चाहिए, तभी इस अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? समान अवयव बोलेंगे। तो अभी हमने इसमें क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि किस प्रकार से आप लोग अवयव को परिभाषित करते हो। क्या क्या अवयव हमने पढ़े? हमने इकाई अवयव पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा। अदिश अवयव, विकर्ण अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, ऊपरी और निम्न त्रिभुजाकार अवयव और समान अवयव के बारे में भी हमने पढ़ा। मैट्रिक्स को किससे निरूपित करते हैं? मैंने बता दिया, अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। अब इसको निरूपित करने का एक देखो ये भी तरीका बहुत प्रचलन में है अभी, इस तरह से इसको लिखा जाता है और एक छोटा सा स्मॉल आई और जे लिख दिया जाता है। यहां पे ध्यान रखना, आई किसको निरूपित करता है? आई होती है हमारे पास पंक्ति और जे क्या होता है? स्तंभ। आई क्या होती है? पंक्ति और जे क्या होता है? स्तंभ। ठीक, तो कोई भी कैपिटल ए मतलब एक मैट्रिक्स की बात हो रही है, उसको ये इस तरह से भी आपको निरूपित करके दे सकता है। तो आप एक ही चीज है, इसको आप समझ लेना अच्छे से। और अभी बात करें आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसमें? अभी हमने केवल परिभाषाएं पढ़ी, बेसिक देखा है, अवयव का निरूपण देखा है, किस तरह से अवयव को लिखा जाता है वो केवल सीखा है हमने। अभी हम सीखेंगे कि अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, ठीक, उनको घटाया कैसे जाता है और दो अवयवों को गुणा कैसे किया जाता है। मतलब आपको जोड़ना है, घटाना है और साथ साथ क्या करना है? गुणा करना है। भाग नहीं होता अवयव का, ध्यान रखना, अवयव का भाग नहीं होता है, गुणा होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुट अप होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जोड़ा जाएगा प्लस घटाया जाएगा और क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। तो इसकी जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें आपको दो अवयवों को जोड़ना, घटाना, उनको गुणा करना सिखाया जाएगा और साथ ही साथ फिर उनको उसके ऊपर जो आधारित जो प्रश्न है उनको हम लोग लेंगे इसके अंदर।